हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एनटीपीसी तो बस आ ही गया और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आप लोगों के लिए हमने 10 फ्री लाइव मॉक्स कराने का सोचा है और इसका फर्स्ट मॉक कंडक्ट भी हो गया है। कल 14 तारीख को फर्स्ट लाइव मॉक कंडक्ट कराया गया था जिसे 15,000 बच्चों ने अप्रॉक्सीमेटली दिया है। ये आज भी ओपन है, आज भी आप दे सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, एनालिसिस लोगों का कितना कितना स्कोर आया है और साथ ही साथ मैथ्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन 30 के 30 क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में कराऊंगा और रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहा तो आगे के सॉल्यूशंस भी मैथ्स के मैं वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊंगा। अदरवाइज वी विल मूव कि हम डायरेक्टली मॉक्स आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देखनी है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। एक हमने देखो जो अभी भी रेलवे के जितने भी बेस्ट एग्जाम्स हुए ना उनके बेस्ट क्वेश्चंस मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। ये प्लेलिस्ट से ये वीडियोस देख लेना, इनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाली हुई है, मैं एक बार दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छे क्वेश्चन जो भी नए टाइप के क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस मॉक में आपका जो स्कोर आया ना वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितना आया और टेस्ट का लेवल आपको कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, हार्ड लगा। अपनी राय हमारे सामने रखिए और अगर आपको लगता है लेवल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो भी आप बता सकते हैं। हालांकि जो मैंने लेवल रखा मेरे हिसाब से स्मोक का लेवल मॉडरेट था, क्योंकि पिछले 3 साल के बाद अब जो रेलवे का एग्जाम 2019 के बाद 24 में नोटिफिकेशन निकला है, 5 साल का गैप है और उसमें भी जो एग्जाम हुआ था 2021 में हुआ था, 3 साल का वेरिएशन आ गया। तो हमने मॉक का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट आप लोगों के लिए रखा है जिससे कि आप रियल एग्जाम में पैनिक ना करें। ठीक है, तो अगर 2021 का देखेंगे तो उसकी मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट जो रहेंगे उसके जैसा सा लेवल आपको हमारे सभी टेस्ट का देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये है। बाकी एक चीज और बताइए, जैसे एग्जाम होता है ना तो उसमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, है ना। रेलवे में मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के सेपरेट होके नहीं आते 100 क्वेश्चन, तो हमने मिक्स ही दिए थे इस टेस्ट में। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर एग्जाम्स में जो भी टेस्ट लें उसे मतलब सब्जेक्ट वाइज कर दें जिससे कि आपके एनालिसिस में आपको हेल्प मिल जाए, तो हम वैसा भी कर सकते हैं कि 10 मॉक है, अभी फर्स्ट मॉक मिक्स हो गया, सेकंड मिक्स हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है तैयार। उसके बाद आगे के जो मॉक्स हैं हम उसे सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं और लास्ट के 2 मॉक जैसे 9th और 10th नंबर का मॉक वो फिर से मिक्स दे दें जिससे कि आपको एग्जाम जैसा एटमॉस्फेयर मिले। तो हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपको एनालिसिस में हेल्प मिले। जब मॉक के क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करें, कमेंट सेक्शन में राय दीजिए कि मिक्स ही रखें या फिर सब्जेक्ट वाइज हम अपलोड कर दें टेस्ट जिससे आपके एनालिसिस में आसानी हो। ठीक, उसके बाद आगे एक तो देखो कल एक अपडेट भी आया था, जो ग्रेजुएट लेवल पे जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं आरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। इसमें बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। टेलीग्राम पे भी अपडेट डाल दिया था, तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे प्रोविजनली एक्सेप्टेड, पेमेंट सक्सेस, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो जिनका रिजेक्ट हो गया होगा उनके साथ दिक्कत है, जिनका एक्सेप्ट हो गया बेसिकली वो अपना फुल प्रूफ तैयारी में लगे रही है। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं कि एग्जाम 13 रीजनल लैंग्वेजेस में करवाया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, तो इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फ्री लाइव मॉक आरबी की rb-learning.com पे जाएंगे ना, इसमें फ्री टेस्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे, सीजीएल के भी मिले, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी फ्री लाइव मॉक टेस्ट। इसे ओपन करते हैं आपको 10 के 10 टेस्ट कब कब कराए जाएंगे आप देख सकते हैं। जो टेस्ट की वैसे डेट्स हैं वो है हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे और संडे को आपको पता है सीजीएल का लाइव टेस्ट आता है, तो इसलिए उस हिसाब से हमने गैप में रखा है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर एनटीपीसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आरबी के चैनल से आप डाउनलोड करके अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके अलावा रेलवे के सारे एग्जाम्स और एनटीपीसी की 133 शिफ्ट जिसमें जीके की 1 लाइनर पीडीएफ भी हमने आपको अलग से बना के दे रखे, सब्जेक्ट वाइज दे रखे फॉर योर प्रैक्टिस, तो वो कर सकते हैं। जो ये मॉक दिया था 14,500 से ज्यादा लोगों ने दे चुके हैं अभी तक और इसके अंदर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता है। ज्यादातर लोगों का जो स्कोर था वो 61 से 70 की रेंज में था और एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पे 52 एवरेज स्कोर निकल के आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट एनालिसिस कौन सा क्वेश्चन सही है ऑल ये सब कर सकते हैं। ये वेबसाइट का मैंने बताया, एप्लीकेशन पे भी सेम प्रोसेस होता है। आरबी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जैसे ये एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखता है फ्री टेस्ट का, उसे ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको आरआरबी एनटीपीसी के मॉक्स दिख जाएंगे, वहां से आप दे सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखें यहाँ पे तो 95 से ज्यादा स्कोर करने वाले आउट ऑफ 100 4 एस्पिरेंट्स, क्योंकि इसमें जीके सेक्शन भी होता है और हम सॉल्यूशन साथ साथ देते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सर्च करके आंसर मार्क कर देते हैं, तो उससे घबराइए मत, टॉपर्स का स्कोर मत देखिए, लेकिन ओवरऑल रिव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि लोग कितना कितना स्कोर कर रहे हैं। मतलब 70 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1687 कैंडिडेट्स थे आउट ऑफ 14,441 कैंडिडेट्स। ऐसे ही यहाँ पे 65 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने, 60 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने, कुछ इस तरीके से डेटा यहाँ पे चल रहा है। एवरेज स्कोर इतना है, मीडियन स्कोर इतना है और टॉप 15 का अगर हम एवरेज निकालें तो ये 92.12 चल रहा है। ठीक,
अगर परसेंटाइल देखें तो कितने मार्क्स पे कितनी कितनी परसेंटाइल बनेगी, आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सेफ स्कोर देखो रीजन टू रीजन वेरी करेगा, पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा। आपको पता है कट ऑफ कैसे रेलवे की निकाली जाती है, और सीबीटी 1 आपको वैसे भी क्वालिफाइंग होता है। मैं आपको जस्ट एक पिछले साल का डेटा दिखा रहा हूँ, जो रिवाइज रिजल्ट आया था, उसके अंदर जो सबसे कम कट ऑफ दिख रही थी वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की दिख रही थी। ठीक है, एनटीपीसी 2019 का जो एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, तो उसमें आप सभी रीजन्स की देखो लीस्ट से हाईएस्ट की तरफ कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे कम गुवाहाटी की थी, फिर सिलीगुड़ी थी। पिछली बार तो वैकेंसीज भी इस बार से काफी ज्यादा थी, कंपटीशन कंपेटिवली कम था, ऑनलाइन सोर्सेज कंपेटिवली कम थे, लेकिन आज के टाइम में ज्यादा सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कट ऑफ तो हमें पिछली बार से हाई देखने की मिलेगी, अगर पिछले साल जैसा पेपर आया तो। कुछ इस तरीके की चीजें चल रही थी। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज भी निकालू ना इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सभी जोन्स का, तो लगभग एवरेज ऐसा चल रहा है। अब देखो इस बार क्या क्या चीजें हैं। इस बार अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा है, सोर्सेज ज्यादा है पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर लेवल पिछले साल के गुड पेपर जैसा हुआ तो वो हमारे मॉक का मान के चल सकते हैं। अब क्योंकि एग्जाम में देखो ये कट ऑफ है ना, ये हाई इसलिए भी दिख रही है थोड़ी सी, क्योंकि वहां पे नॉर्मलाइजेशन होता है, और आपको पता है इजी शिफ्ट के बेसिस पे ज्यादातर चीजें वेरी करती हैं, कि जो हार्ड शिफ्ट होती है उनमें मार्क्स लोगों के 15 नंबर 10 नंबर 12 नंबर ऐसे भी बढ़े थे। ठीक है, जब हम टेस्ट ये करवा रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर तो कोई है नहीं। फिर भी अगर मैं मोटा मोटा आपसे कहूं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है जो अच्छा माना जाएगा, वो आपके पास यहाँ पे देखो इस बार का कंपटीशन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, पोस्ट वगैरह डिस्कस करी थी। तो यूआर से अगर आपके 70 प्लस आए हैं ना इस टेस्ट में, इट विल बी कंसीडर्ड गुड। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप जिस भी जोन से कर रहे हैं, क्योंकि हर जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है। एक मीडियम लेवल के जोन की अगर मैं बात करूं तो चांसेस है कि आप उसके सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर देंगे। ओबीसी से इतना, ईडब्ल्यूएस से इतना, एससी से इतना, एसटी से इतना। ठीक है, तो ये है अभी के हिसाब से एक आइडिया दिया। बाकी ऐसा नहीं है कि 70 प्लस ही है, 65 जिसके होंगे हो सकता है उसका भी कोई ना कोई, अगर उसने वैसा जोन भरा है जिसके बहुत कम कट ऑफ जाती है, तो उसका इस मॉक में अगर इतना आया तब भी चांसेस हैं कि वो क्लियर कर जाए। और जिस जोन की हाई कट ऑफ जाती है तो हो सकता है आपको सिर्फ 75 प्लस लाने पड़े इस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो ये बताया ही नहीं जा सकता सेफ स्कोर क्या है, लेकिन आप लोग पूछते सर एक नंबर तो बता दो, कुछ तो टारगेट करें, कुछ तो सोचें। तो कम से कम इतना आपको लेके चलना है इस टेस्ट में। ठीक है, बाकी सीजीएल का हर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट होता है। अभी मैथ्स का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। सीजीएल में अभी तक हम टोटल 15 टेस्ट करा चुके हैं। ठीक है, उनका क्विक एनालिसिस आपको सारा यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं देते सीजीएल को भी टारगेट कर रहे हैं तो दे दीजिए, कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है। और जो आरबी की टेस्ट सीरीज है, काफी लोग कह रहे थे सर एक दिन के लिए और खोल दो जो टीयर 1 और टीयर 2 की सीजीएल की टेस्ट सीरीज है, तो आज के लिए और डिस्काउंट कोड ओपन है आपका। आरबी 25 कोड यूज करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा सीजीएल की टेस्ट सीरीज पे। बाकी कंप्लीट कोर्सेज मैथ्स का हो गया, उसके साथ टीयर 1 की टेस्ट सीरीज रहती है, ऑफिसर बैच हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, तो अभी इस पे डिटेल में डिस्कशन नहीं करते और अपना मैथ्स का सॉल्यूशन जो आरआरबी एनटीपीसी का मॉक है इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से करेंगे। जैसे कि पहला सवाल था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का, कहता है कि 2700 रुपए को ना 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है और सिंपल इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं। पहले पार्ट को 15% के हिसाब से 4 साल के लिए, और दूसरे पार्ट को 10% के हिसाब से 6 साल के लिए। और जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है ना वो बराबर है इन दोनों पे। तो हमें बताना है कि कितने पैसे को हमने 15% पर एनम की ब्याज दर पे दिया। तो पहला अमाउंट को मैं ए मान लेता हूँ, जो सेकंड पार्ट में स्प्लिट करा उस अमाउंट को मैं मान लेता हूँ बी। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी कितना हो गया, 2700 हो गया। 15% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना लगेगा, 15% इंटू में 4, ये हो गया 60%, तो ब्याज इतना मिलेगा। सेकंड पार्ट है 10% के हिसाब से 6 साल के लिए दिया, तो 10 इंटू में 6, ये भी 60% हो गया। तो सेकंड पार्ट का इतना ब्याज मिलेगा। ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ए और बी मैंने अमाउंट माना है। 60% से 60% कट जाएगा तो ए इक्वल्स टू बी आ गया। मतलब दोनों पैसे जो 2 पार्ट में जो बांटे गए थे वो बिल्कुल बराबर थे। इन दोनों का योग कितना है, 2700। हमें बताना है 15% पर एनम की ब्याज दर पे कितना पैसा दिया था, मतलब ए का मान बताना है। तो बी भी मेरा ए के बराबर आ गया। 2a अगर 2700 है तो ए का मान कितना आ जाएगा, इसका आधा 1350। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। हालांकि बहुत सारे बच्चे तो इसे पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे विदाउट पेन, कुछ नहीं था। जैसे आप देखते हैं यार यहाँ पे 50 इंटू 4 60%, 10 इंटू 6 60%, दोनों पे 60% ब्याज लग रहा है और सिंपल इंटरेस्ट भी सेम बन रहा है, मतलब दोनों वैल्यू सेम रही होंगी। अगर दोनों वैल्यू सेम रही होंगी तो 2700 में 2 पार्ट में बटा था तो 2 से डिवाइड कर दो, 1350 वो आंसर आ जाएगा।
ठीक, वरना बेसिक से आप ऐसे लिख सकते हैं और कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी मिलके एक काम को अगर करेंगे तो 18 दिन में कंप्लीट करेंगे, बी और सी मिलके करेंगे तो 24 दिन में, और ए और सी मिलके करेंगे तो इस काम को 36 डेज में करेंगे। हमें बताना है अगर ए, बी और सी इंडिविजुअली इस काम को करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो कैसे सोल्व करेंगे? जब भी हमें क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो हम टोटल वर्क इन तीनों का क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि इनका एलसीएम बनेगा मेरे पास 72। ठीक है, आप ब्रेक करके देखना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये 8 इंटू 3 मिल गया मेरे को, ये मेरे पास 3 की पावर 2 9 इंटू में 2 मिल गया, और ये 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2। अगर आप ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो 3 की पावर मैक्सिमम 2 तक जा रहा है, और 2 की पावर 3 है डेट इज 8, तो 2 की पावर 3 तक जा रहा है। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 72। हालांकि प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि इन दोनों को देखते देखते ही आप वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई एलसीएम 72 ही आएगा, सबकॉन्शियस माइंड ये कैलकुलेशन करने लग जाता है। तो टोटल वर्क दे रखा है, टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। थोड़ा स्लो चल रहा हूं मैं, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं जिससे कि सभी बच्चों को समझ में आए। तो यहाँ पे कितने टाइम जा रहा है, 18 इंटू 4 होता है 24 इंटू में 3, और यहाँ पे 36 इंटू में 2 ये 72 होता है। या फिर टोटल वर्क में को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 72 डिवाइडेड बाय 18, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4, ये आ जाएगी 3, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2। कंबाइंड एफिशिएंसी मिल गई। अब हमें इंडिविजुअल अगर बताना है ना ए, बी और सी का, तो सबसे पहले तो इन सबका सम कर लो। तीनों का सम कर लूंगा तो देखो यहाँ पे ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 9, और a प्लस बी प्लस सी कितना बन जाएगा? आप कहेंगे सर 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 4.5। अब यहाँ पे आप ए बी सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी को घटा दूंगा तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर c मिलेगा। और ऐसे ही सेकंड स्टेज में इसमें से ये घटाऊंगा तो a मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा b। तो याद रखो ये क्या बनता है? कैब, जिसमें आप क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है ना, वो कैब निकल के आती है। 4.5 में से 4 को घटाऊंगा तो 0.5, ये 1.5, और ये वाली वैल्यू 2.5। अब हमें बताना है कि भाई कितने टाइम में करेगा। आप देखो, या तो आप ऐसा देख लो कोई ऐसी वैल्यू जो चारों ऑप्शन में डिफरेंट वैल्यू दे रहा हो, वो उठा लो तो उससे आपका इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो ए वाले केस में भी 2 सेम है, बी वाले केस में भी यहाँ पे हमारे पास 2 सेम है, और सी वाले केस में भी 2 सेम है। तो डायरेक्टली किसी एक से मैं डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकता, तो आप मोटा मोटा सोल्व करना स्टार्ट करो। चलो ए से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है 3, एफिशिएंसी इतनी है, टोटल वर्क इतना है, तो टाइम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो 72 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 24 इंटू 2 48 आएगी। कितने ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में, बात नहीं बनी। फिर बी का निकाल, बी का निकाल लो, 2.5 से डिवाइड कर लो इसे, तो यहाँ पे मेरे पास 72 डिवाइडेड बाय 2.5 क्या होता है? 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 144/5। फिर ऊपर नीचे 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि नीचे 10 आ जाए। 72 इंटू में 4 288, और ये मेरे पास 28.8 28 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे मेरे पास 28 4/5 बनेगा, बी 28 4/5 और ए 48 इसमें है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आंसर हो सकता है, वरना सी की एफिशिएंसी से आप डिवाइड करके आगे का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है हमारे पास इसे सोल्व करके बता दो x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर सिंपलीफाई करेंगे, देखो 300 यहाँ पे 6 है, ये पूरा एक ब्रैकेट दे रखा है, इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, इसे मत छेड़ो। सिर्फ ये वाला पार्ट 8.5 को अगर थोड़ा सिंपलीफाई कर दूं तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 2। ये पार्ट को इधर ले जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, नीचे 2 आ जाएगा, 306 इंटू में 2 612 माइनस में 17, तो ये 595 डिवाइडेड बाई 2। इतना सोल्व कर दिया। अब ये वाला पार्ट है, क्यों मैंने यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि जो प्रोडक्ट में है ना, इससे इसे काटने की कोशिश करेंगे हम। जैसे यहाँ पे 4.25 है, तो जब भी 2.25 होता है हमें पता है 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है 1, तो 4 प्लस 0.25, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या बनेगी 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 0.2 है, 0.2 क्या होता है 1/5, 1/5 का स्क्वायर करूंगा तो 1/25, डिवीजन में
तो डिवीजन में 1/25 करने की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में 25 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया। अब अंदर वाला पार्ट सोल्व कर लो। अब देखो ये माइनस में था ना, ये माइनस अंदर ले गया, तो -5 1/2 है। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +7 1/2 है, और यहाँ पे +2.8 डिवाइडेड बाय x है। यही वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आप देखेंगे यहाँ पे इसे अगर ब्रेक करता तो ये -5 -1/2 बनता, ये 7 +1/2 बनता है ना, तो 1/2 1/2 कैंसिल, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 +2.8 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे इंटू में 17/4 इंटू 25 इक्वल्स टू 595 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कट जाएगा 2, ये काटेंगे हम तो ये वाली वैल्यू 5 से जाएगी, 5 और 119 17 से काटेंगे 7। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अगर हम इसे, तो 7 2 जा 14/5, 14/5 क्या हो जाएगा 2 + 4/5, और ये वाली वैल्यू 2 + 2.8 डिवाइडेड बाय 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये x है, सॉरी। आप देखेंगे यहाँ पे 5 इंटू में 2.8 14 डिवाइडेड बाय 4, तो x का मान आ गया मेरे पास यहाँ पे 7/2 दैट इज 3.5। दिस विल बी द आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है ये, ठीक है, तो ध्यान से करना, बस तरीका आपका क्लियर होना चाहिए कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि 4 सर्कल हैं जिनका रेडियस r सेंटीमीटर दे रखा है, कुछ इस तरीके से प्लेस किए हुए हैं कि अगर इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें तो एक स्क्वायर बन जाता है। कहता है कि हमें बता दो एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे 4 सर्कल का सेंटर हो गया, इन्हें ज्वाइन करा, ये स्क्वायर बन गया, और जो इस स्क्वायर का एरिया बनेगा इसके साथ रेशियो बना दो, जो रोम्बस बनेगा उसके एरिया का, जो जहां पे सर्कल आपस में टच कर रहे हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है। तो देखो दोबारा ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन देखते ही करने वाला है। देखो 4 सर्कल को मुझे इस तरीके से लगाना है कि उनके सेंटर्स को ज्वाइन करके हमें क्या बने, स्क्वायर बने। तो आपको पता है अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से ही होने वाला है और कुछ तरीका बनेगा नहीं। इस सर्कल का रेडियस आर है, चारों सर्कल का रेडियस आर है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, है ना, ये भी आर होगा, ये भी आर, और ये भी आर, और ये भी आर। जहां ये सर्कस टच कर रहे हैं वो मिड पॉइंट हो गया। अगर एक यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनती है, क्वेश्चन में दे रखा है रोम्बस, लेकिन एक्चुअली में ये भी क्या बनता है हमें पता है, ये भी स्क्वायर ही बनता है। और इस स्क्वायर का एरिया जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है वो आधा होता है बड़े वाले स्क्वायर के। तो इनका अगर मुझसे रेशियो पूछा गया है तो आंसर आएगा 2:1। या फिर अगर यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं होता, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दे, कुछ ऐसा सा मेरे पास कुछ भी हो, इसका जो एरिया होगा और इसके मिड पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो ये एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। तो जैसे ही आपने देखा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके चीजें मिल रही है, तो एरिया क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आधा हो जाएगा। आपको ज्यादा कहीं और कंसेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है कि ये स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा या कुछ और चीजें, हालांकि हमें ये चीज दिख रही है। अगला सवाल हमारे पास कहता है 5 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है ना, मीन है, वो 20 है। अगर एक ऑब्जर्वेशन इसके अंदर ऐड कर दी तो जो हमारा एवरेज है वो 2 से इंक्रीज कर जाएगा। तो हमें बताना है 6th ऑब्जर्वेशन क्या होगी। आप देखेंगे, देखो बेसिक से करना चाहो तो बेसिक अप्रोच क्या है कि आप सम को इक्वल कर देंगे, है ना। तो अभी मेरे पास क्या हो गई, पहले एवरेज कितना था 20 था 5 ऑब्जर्वेशन का, तो सम कितना हो जाएगा 5 इंटू में 20, और इसमें छठी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दूंगा, वो मान ली मैंने x। अब इन 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है, एवरेज मेरा 2 से बढ़ गया, तो 20 + 2 कितना हो गया 22 इंटू में 6। सोल्व करेंगे तो x का मान यहाँ पे 132 में से 100 को घटा दूंगा तो 32 बचेगा। ये तो हो गया बेसिक अप्रोच, ठीक है। डायरेक्टली आप किस तरीके से सोच सकते हैं, आप एलिगेशन वगैरह लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, वरना मैं डायरेक्ट सोचने का तरीका आपको बताता हूं कि भाई देखो एवरेज तो मेरा 20 चल ही रहा था 5 ऑब्जर्वेशन में, छठी ऑब्जर्वेशन भी अगर मेरी 20 होती तो एवरेज मेरा 20 रहता या नहीं रहता, 20 ही रहता। सेम एवरेज वाली वैल्यू की अगर मैं वैल्यू ऐड करता हूं तो कुछ चेंज नहीं आता। लेकिन अभी क्या हुआ, मेरा एवरेज किससे इंक्रीज कर गया, 2 से इंक्रीज कर गया।
तो उसने कंट्रीब्यूशन क्या करा होगा, जो छठी ऑब्जर्वेशन होगी इसने 2 का कंट्रीब्यूशन करा होगा, क्योंकि अब 6 का एवरेज मेरे पास 2 से बड़ा है, तो इसने सभी में कंट्रीब्यूशन कितना करा होगा, 6 की 6 वैल्यूज में 2 का कंट्रीब्यूशन करा होगा। तो जो मेरी 6th वैल्यू होगी वो होगी 20 + 6 × 2 दैट इज 32। क्वेश्चन हो गया खत्म पढ़ते पढ़ते। ठीक है, विदाउट पेन करने वाला सवाल था ये। अगर इस तरह के क्वेश्चन में भी पेन चलाना पड़ रहा है तो मेहनत और करनी पड़ेगी। अब देखो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3 टेंथ्स ऑफ 3 हंड्रेड्स ऑफ 3 थाउजेंड्स ऑफ 30। तो 30 के 3 टाइम्स ऑफ 3 टेंथ ऑफ 3 हंड्रेड्स ऑफ 3000 हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखो सीधा सीधा है, यहाँ पे एक जीरो से तो मेरे पास एक जीरो कट गई। अब मैं ऊपर देखता हूं तो 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 क्या होता है, 243 होता है। और यहाँ पे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो ये आ गया 10 की पावर 5, यही वैल्यू बनेगी। आप कहेंगे सर आंसर आ गया मेरे पास 0 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, 5 वैल्यू, तो 00243 ऐसे ही लिखेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, खत्म। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक चेयर को 5% लॉस पे और एक टेबल को 15% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो एक आदमी को 300 का लाभ होता है। तो मैं मान लेता हूं एक चेयर का कॉस्ट प्राइस है C और एक टेबल का कॉस्ट प्राइस है T। 5% के लॉस पे बेचेंगे तो -5% कर दो, इतना नुकसान हो गया। 15% के फायदे पे टेबल को बेचेंगे तो +15%, ये फायदा हो गया। और इसकी कीमत हमें दे रखी है 300 रुपए। आगे कहता है अगर हम चेयर को 5% के फायदे पे बेचें और हम जो टेबल है उसे भी 5% के फायदे पे बेचें तो हमें टोटल फायदा हो जाता है 180 रुपए का। तो ये भी 180 का फायदा हो गया। कॉस्ट प्राइस टेबल का बता दो भाई। अगर कॉस्ट प्राइस टेबल का बताना है तो टी का मान आपको बताना है। भाई क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो रहा है। देखो सॉरी, यहाँ पे 5% का लॉस है चेयर पे, यहाँ पे फायदा है, सम कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। और यहाँ पे 15% टी प्लस 5% टी 20% ऑफ टी, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये हो गया 480। अब भाई अगर 20% ऑफ टेबल 480 के बराबर है तो 100% ऑफ टेबल किसके बराबर होगा, इनटू में 5 कर दो, है ना। तो ये 100% ऑफ समथिंग इज 1, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 48 इंटू में 5 240। तो यही आंसर आ गया मेरा। क्वेश्चन खत्म हो गया या नहीं हो गया। अगला सवाल हमारे पास कहता है रिमाइंडर बता दो जब 17 की पावर 200 को हम डिवाइड करते हैं 18 से। तो आप कहेंगे सर 17 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1। तो -1 की पावर जब भी इवन हो तो रिमाइंडर क्या होता है, +1। तो ये आ गया +1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल हमारे पास कहता है लीस्ट वैल्यू बता दो इसकी जिससे कि ये 9 से डिविजिबल हो रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए, तो सभी डिजिट्स का सम कर दो और जहां 9 का पेयर बने उसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास वैल्यू है 7x5462, तो 5 और 4 तो 9 होता है, इग्नोर कर दिया। 6 और 2 8 और 7 15 प्लस x। अब 15 में भी सम ऑफ डिजिट कर दो, 5 और 1 कितना हो गया 6 प्लस x। ये मेरा क्या कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो x का मिनिमम मान क्या आएगा, आप कहेंगे सर x को 3 बना लेंगे जिससे कि इनका सम आ जाए 9 और ये वैल्यू कट जाए 9 से। तो ये आंसर हो गया 3। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि 1162 रुपीज को ABC में बांटा इस रेशियो में, तो हमें बता दो कि ABC का मान क्या होगा। कितना सरल सवाल है। आप देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, A के, B के, C के, कोई भी ऑप्शन पकड़ लो। अगर मैं इनका रेशियो भी देखता हूँ सबसे आसान कौन सा रेशियो दिख रहा है मुझे, 20 रेशियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। कहीं ऑप्शन में पॉइंट में कहीं वैल्यूज तो नहीं जा रही ना, तो सारे मतलब एग्जैक्टली मल्टीपल होगा, मतलब इनमें से किसी में एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी, क्योंकि पॉइंट में तो कुछ है नहीं, है ना। तो मैं कह सकता हूं जो भी मेरे आंसर्स होंगे वो इनके मल्टीपल होंगे। तो मेरे पास ABC का जब मैं मान बता रहा हूं तो C का मान देखो 20 है, सिंपल है। जो भी C का ऑप्शन 20 से डिविजिबल होगा वही आंसर आएगा। 20 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, डेट दीजिए। तो यही आंसर हो सकता है। क्या सोल्व करने की जरूरत है, नहीं है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, वरना बेसिक अप्रोच तो आप सभी लोगों को पता है कि यार इन तीनों का सम कर देंगे तो मेरे पास ये 48 प्लस 35 डेट इज 83 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1162 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप जिसका मर्जी मान निकाल लो, मान लो मेरे को 20 रेशियो का मान बताना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1162 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में डिवाइडेड बाय 83 इंटू में 20।
अच्छा, अगर 83 तो 20 को नहीं काट पाएगा तो करेंगे भी कैसे? आप कहेंगे सर यहाँ पे 116 है, इसे काट 1162 को काट पा रहा होगा 83, तो पहले तो 1 टाइम्स जाएगा। 3 के टेबल में 3 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 आए, आप कहेंगे सर 4 से करना पड़ेगा, तो ये कट के 14 ही बचेगा। 14 इंटू में 20 कितना होता है? 280। एक सी का मान मिल गया तो वैसे ही आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास कहता है कि 3000 रुपीज को 6/4% के हिसाब से ब्याज पे दिया गया 5 फरवरी 2005 से लेके 18 अप्रैल 2005 तक। दोनों डेट्स को इंक्लूड करना है, ये मेंशन कर रखा है, वरना इनमें से एक डेट को इंक्लूड करते हैं अगर मेंशन ना कर रखा हो। तो हमें बताना सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगर हम देखें 6/4% क्या होता है? ये होता है 1/16। ठीक है, ये आपको परसेंटेज में पढ़ा हुआ है। तो ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है 3000, आर परसेंट मतलब या R/100 की अगर मैं बात करूं तो वो वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 1/16, और इनटू में टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना निकल के आएगा आप देखिए यहाँ पे। जब हम ब्याज की बात कर रहे होते हैं जनरली जब रेट लगाते हैं वो सालाना हिसाब से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिनों में दे रखा है, तो मेरे पास ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप कहेंगे सर 2005 की बात है ना, 2005 लीप ईयर तो है नहीं, कितने दिन होते हैं? 365, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में लिख दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये मेरे को किस में लेना है? ध्यान रखना ईयर में लेना होता है। कितने दिन हो गए? अगर दोनों डेट्स इंक्लूड करनी है, फरवरी में होते हैं 28 दिन, तो 5 से लेकर 28 तक कितने हो जाएंगे? 24 दिन। फिर मार्च में होंगे 31 दिन, फिर अप्रैल में आएंगे तो 18 दिन। कितने हो गए टोटल? एक कैरी फॉरवर्ड 73, तो यहां पे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? है 73। यहां से मुझे पता है 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स ये आ गया मेरे पास। काट लेते हैं अब आगे भी भाई। 16 इंटू 5 ये हो जाएगा मेरे पास 80, 1 0 से 1 0 गई, 8 से इसे काटूंगा मैं तो 8 तिया 24, फिर बनेगा 60, तो 37.5 होता है 60 में, 37.5। क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी लोगों को? अगला सवाल हमारे पास कहता है ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 5:4, उनके एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है 3:2, और उनका हमें बताना है कि दोनों साल के अंत में सेम सेव करते हैं, डेट इज 1600, तो इनकम ऑफ ए कितनी होगी? अब देखो वैसे तो आप इसे बेसिक से ही करेंगे, लेकिन मैं आपको छोटी सी चीज बताने की कोशिश करता हूं, यहां पे ध्यान से समझना। अगर मैं ए की सेविंग निकालूं, अगर मैं मान लू रेशियो मेंटेन है तो 5 - 3 2 आ रहा है, और यहाँ पे 4 - 2 ये भी 2 आ रहा है, और इनकी इनकम माइनस एक्सपेंस ही तो सेविंग होती है, और ये हमें क्या रखा है कि इक्वल है, और ये ऑलरेडी इक्वल बन भी रहा है, तो इसका मतलब रेशियो ऑलरेडी मेंटेन्ड है। रेशियो मेंटेन है तो भाई 2:1600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1:800 को रिप्रेजेंट करेगा, और एक ही इनकम पूछी है तो 5 इंटू में 800 ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4000। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। वरना अगर रेशियो मेंटेन नहीं होते या तो हमें रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, वरना बेसिक से करना पड़ता है। बेसिक से करोगे तो आप कहेंगे सर इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम को मैं मान लेता हूं ए की 5x है, और अगर मैं बी की इनकम को मान लूं तो ये 4x है, इसमें से सेविंग घटा दूंगा तो सेविंग दोनों की 1600 है, तो ये वाला वैल्यू क्या दे देगा? इसका रेशियो मेरा एक्सपेंस का रेशियो दे देगा, डेट इज 3:2। इसे सिंप्लीफाई करोगे x का मान फिर 5x का मान, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मैं आपको कोर्स में पढ़ाता हूं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे मैं उन चीजों पे जाऊंगा तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो बिगिनर है, और वो फिर दिक्कत करेंगे एग्जाम में, इसलिए मैंने बिल्कुल आसान तरीके से ही आपको कराया। कहता है कि 2 आदमी है, एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, एक की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है कितनी? 7.5 किलोमीटर पर आवर। ए और बी मान लेता हूं। हाँ, एक को क्या लगते हैं जो बात, एक को दूसरे से सेम डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा 4 मिनट का गैप आ जाता है। मतलब बेसिकली क्या दे रखा है कि जो दूसरा है ना जिसकी स्पीड ज्यादा है वो 1 घंटा 4 मिनट पहले पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे, तो हमें बताना डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा। आपको पता है भाई स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, और दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, और डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है, हमें पता है ना।
तो अगर स्पीड का ये मुझे दे रखा है तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिवर्स कर लो तो 7.5 रेशियो 6 हो जाएगा, 1.5 से काट दूंगा तो ये 5 रेशियो 4 हो जाएगा। टाइम का डिफरेंस कितना है, पहले वाला कितना जल्दी पहुंच पा रहा है, 1 रेशियो टाइम, पहले 1 रेशियो किसके बराबर है, 1 घंटे 4 मिनट के बराबर है। हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, कहीं से भी निकाल सकते हैं। ए की स्पीड मुझे दे रखी है, ए का टाइम निकाल लूं क्या, कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर 1 घंटा 4 मिनट को अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो ये वाली वैल्यू 5 घंटे और 5 चौक 20 मिनट हो जाएगी, ठीक है। और मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 पंजे तो हो गया 30। अब देखो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो ये आर में लेना पड़ेगा हमें, और ये 20 मिनट है, इसे आर में कन्वर्ट करूंगा तो 20/60 करना पड़ेगा, तो 6 इंटू में 20/60 क्या होता है 1/3, वैसे भी आपको पता है, वरना यहां से काटो 10 और यहां से काटूंगा 2, 30 + 2 32, ये मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अगला सवाल, इसे सिंप्लीफाई करके बस वैल्यू बता देनी है, तो कुछ नहीं है, 11 से 11 उड़ा दो, 14 से ये 196 क्या है रूट में, सोल्व करके 14 आएगा, ये उड़ गया। 625 भाग 25 है तो 625 तो किसका स्क्वायर होता है 25 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये रिजल्ट क्या बचेगा 5। जब ये मॉक खत्म हो जाएगा एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं पूछे, क्या नहीं हुआ, डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, हमसे पूछ लिया x² + y² का मान क्या होगा। तो देखो आपको यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ रही है भाई, x को अगर मैं y से गुना कर दूं तो ये तो 1 बन जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं x = मेरे पास क्या है 1/y है, ये दोनों आपस में इनवर्स है या नहीं है, इनवर्स है, ठीक है। तो अगर x² + y² पूछा तो आप कह सकते हैं सर x² + 1/x² हमसे पूछा है, एक ही बात है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास अगर x का मान ये है तो x + 1/x अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, और यहाँ पे प्लस में मेरे पास √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या है, ये a + b, a - b, और यहाँ पे a + b और a - b। अगर ऐसा कुछ दे रखा होता तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे पास, इन दोनों को सोल्व करने के बाद बचता है 2a² + b² डिवाइडेड बाय a² - b²। ये आप इजीली निकाल भी सकते हैं कि देखो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो a + b a - b तो a² - b², एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर क्या होता है ट्वाइस में a² + b²। ये सारी चीजें अगर आपको पता ना, ये क्वेश्चंस तो हवा हवा में हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 2 √3 का स्क्वायर 3 + 1, और यहाँ पे मेरे पास √3 का होल स्क्वायर 3 - 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4। x + 1/x अगर 4 आ गया तो x² + 1/x² क्या आएगा, ये तो होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2, तो 4² माइनस में 2 तो 16 - 2 दैट इज 14। अच्छा अब ये सारी कहानी तो आप क्या हो गया सर सुना दिया आपने, इसमें क्या और कुछ भी देखा जा सकता था इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। देखो एक चीज हमारे पास होती है जो हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं यार x + 1/x अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, गिवन है से k, तो x² + 1/x² क्या होगा k² - 1 2, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा था x² + 1/x² हमें दे रखा है, हमें x का मान दे रखा था, तो फिर x + 1/x निकालना था। तो जनरली इस तरह के केसेस में हम ये कह देते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे पास जो भी नंबर होगा एक परफेक्ट स्क्वायर में से 2 को घटाएंगे तो आंसर बन जाएगा। तो आप देखेंगे मतलब जो वैल्यू है इसमें अगर 2 कर दूं ऐड तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ही ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर बना रही है, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है जो जिस वजह से मैंने इस क्वेश्चन में ये चीज यूज नहीं करी,
आप देखोगे जब हम इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं ना, हालांकि यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू मिली है, अगर यहाँ पे वैल्यू हमें रूट में मिल जाती तो के स्क्वायर क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो उस केस में डायरेक्टली मैं 14 को मार्क नहीं कर सकता था। बहुत लोग डायरेक्टली आपको सिर्फ ये बता देंगे कि भाई स्क्वायर में से 2 माइनस, मतलब जिसमें 2 जोड़ के स्क्वायर बन जाए वही आंसर हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाता है कई बार, क्योंकि अगर हमारे पास के का मान ही रूट में आ गया तो ये के स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्यों डायरेक्टली नहीं करते हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास एज लॉन्ग एज आपको कहा चलो भाई मेरे को x प्लस 1/x आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, 7 दे दिया, फिर आपसे यहाँ पे चाहे पूछ लिया x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बता दो, तो उस केस में आप कर सकते हो। आप कहोगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करूंगा तो 7 स्क्वायर माइनस 2, फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 नेक्स्ट स्टेज में, फिर इसके बाद क्या होगा, मेरे पास इसका स्क्वायर माइनस 2, ये मेरा आंसर आएगा, है ना, यहां तक पहुंचने के लिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसमें 2 कम है, तो जो भी ऑप्शन है उसमें 2 जोड़ को चेक कर सकते हो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इस केस में ये पॉसिबल हो जाएगा अगर आपको ये इंटीजर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो नहीं कर सकते। चलता हूं अगले सवाल पे मैं। क्वेश्चन में कहता है एक ट्रेन है जो चेन्नई से लीव करती है 5 AM पे और विजयवाड़ा पहुंचती है 12 PM पे। एक दूसरी ट्रेन है एस जो विजयवाड़ा से चलती है सुबह 7 बजे और चेन्नई पहुंचती है यहां से 5:30 पे। तो हमें बताना है कितने टाइम पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आप देखेंगे इस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, सुबह 5 बजे से, देखो 12 PM का मतलब होता है दिन के 12, ठीक है, और जो रात को 12 बजते हैं उसे बोलते हैं हम 12 AM। जल्दबाजी में गलती नहीं करना। तो 7 और 5 में कितना जोड़ दें 12 बन जाए, तो आप कहेंगे 7, तो इसे लग रहे हैं 7 घंटे यहां से यहां तक जाने में। सुबह 7 AM से लेके 5:30 PM तक, तो 7 से 12 तक कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, और फिर 12 से 5:30 तो 5.5 घंटे और हो गए। तो मैं कह सकता हूं यहां पे 10.5 घंटे। अगर आपको पॉइंट में लिखना है ना 10.5 घंटों को हम ऐसे लिखेंगे, 10.3 मत कर देना, ठीक है। इतना इतना इन्हें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को रेशियो की फॉर्म में करना चाहें या टाइम एंड वर्क वाले कांसेप्ट से करना चाहें, तो मैं मान लेता हूं एक ट्रेन है मेरे पास R और एक है S, इसे लगेगा अपना काम करने में 7 घंटे, और दूसरी जो ट्रेन है उसे कितना लगेगा 10.5, जिसे मैं 21/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। जो टोटल डिस्टेंस है जर्नी का, जो डी डिस्टेंस है, उसे मैं कुछ मान सकता हूं अपनी मर्जी से। आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम ले लो न्यूमरेटर का, 7 और 21 का, तो आ जाएगा 21। मैंने टोटल डिस्टेंस को मान लिया 21x है, कोई दिक्कत तो नहीं है। x की फॉर्म में बस जो बिगिनर है उन्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी वरना जरूरत नहीं थी सिंप्लीफाई करने के लिए। तो डिस्टेंस ये है, इस टाइम ये है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पे 21/7, ये आ जाएगी 3x, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी स्पीड मेरे पास 2x सोल्व करके। अब देखो ये ट्रेन चल रही है 7 बजे, ये ट्रेन चल चुकी है 5 बजे, तो 7 बजे तक ये ट्रेन 2 घंटे चल चुकी होगी। 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी R ट्रेन, तो 3x 1 घंटे में करती है, तो 2 घंटे मतलब ये स्पीड है, 1 घंटे में तय की गई दूरी भी यही होगी, या इस स्पीड से 2 घंटे में कितना टाइम कवर किया जाएगा, आप कहेंगे सर 6x। तो यहां पे ये 6x की दूरी कवर कर लेगी। अब यहां पे बच गए हैं 7, यहां पे भी बच गए हैं 7, ये इधर आ रही है ट्रेन, ये इधर आ रही है, कितने टाइम बजे मिलेंगे। आप देखोगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस था 21x, 6x घटा दोगे तो बचा 15x डिस्टेंस। अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कंबाइंड स्पीड 3 + 2 हो जाएगी 5x। 15x जाना है 5x की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर 3 घंटे और लगेंगे। तो 7 यहाँ पे बच चुके थे, 7 में 3 और जोड़ दोगे तो कितना बच गए 10। 10 AM पे वो क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। क्लियर है क्वेश्चन ये।
अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे थे जो कि बिल्कुल ही बेकार ऑप्शंस थे, है ना। पहली चीज मुझे भाई ये बताओ, ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 10 AM पे तो वो मिल सकते हैं, क्या वो 12 PM पे मिलेंगे? पॉसिबल ही नहीं भाई। 12 PM पे तो ये वाली जो ट्रेन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुंच जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, जबकि ये 7 बजे निकल रही है, तो थोड़ा तो इधर डिस्टेंस कवर करेगी ना। तो क्या ये 12 PM पे कभी मिल सकते हैं? भाई नहीं मिल सकते। ये ऑप्शन तो वैसे क्या था। क्या ये 12:30 PM पे मिल सकते हैं? भाई 12 PM पे तो ये ट्रेन वैसे ही पहुंच गई अकेले ही, दूसरी ट्रेन अब सेम उसकी तरफ जा रही है, तो इससे ज्यादा टाइम तो लग ही नहीं सकता। इस ट्रेन को यहां तक पहुंचने में 7 घंटे लग रहे हैं, तो जब मिलेंगे तो 7 घंटे से पहले ही मिलेंगे, उससे ज्यादा टाइम तो जा ही नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। आंसर में मेरा या तो ये हो सकता था, यही हो सकता था, तो आंसर निकल के आया ये, इसलिए पूरा सोल्व करना पड़ा। लेकिन 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने होते तो ये तो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाते। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक स्फीयर का रेडियस 10 है, इसे पिघला के n नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल स्फीयर्स बनाए गए जिनका रेडियस है 2.5। तो हमें बताना है n का मान क्या होगा। भाई जब स्फीयर को पिघला के बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहती है, वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब यूज होता है। तो आप कह सकते हैं सर इस केस में हमारे पास n का मान क्या होता है, जो बड़ा जिसकी वॉल्यूम होती है, जो जिसका बड़ा रेडियस होता है उसे जिसका जो छोटे वाला रेडियस है इससे डिवाइड कर दो और इसका क्यूब कर दो। इससे मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा कि बड़े वाले स्फीयर को पिघला के कितने छोटे वाले स्फीयर्स बनेंगे। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, एक 10 दे रखी है, एक 2.5 दे रखी है। काटूंगा तो 4 का क्यूब और ये आ जाएगा 64। क्वेश्चन हो गया खत्म। बेसिक से करना चाहो तो आपको स्फीयर की वॉल्यूम पता ही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मेरे पास यहाँ पे 10 का क्यूब है, इसके पिघला के छोटे बनाए गए हैं तो n बनाए गए होंगे, तो n इंटू में एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई 2.5 का क्यूब। सिंप्लीफाई करोगे 4/3 पाई कट जाएगा, n का मान क्या आ जाएगा, ये 2.5 नीचे आ जाएगा 10 के, तो 4 का क्यूब बचेगा और आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, सेम ही चीज है। कहता है दो प्राइम नंबर दे रखे हैं x और y, इनका एलसीएम दे रखा है कितना 319, तो 2x माइनस 3y बता दो। देखो अगर दो प्राइम नंबर x और y है जिसमें x बड़ा है y से, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, 1 ही है कॉमन है ना। तो x इंटू में y में कह सकता हूं 319 है। अब हमें यहाँ पे x और y का मान निकालना पड़ेगा। x ग्रेटर देन y है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास y को देखो कहां से कहां तक चेक करना पड़ेगा। देखो 2-3 कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। एक कंसेप्ट तो ये होगा कि भाई हमें चेक करना है ना भाई 319 किससे कट रहा है, तो कहां तक चेक करें। ठीक है, सारे प्राइम नंबर से एक एक करके हम चेक करना स्टार्ट करेंगे 2, 3, 5, 7, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए तो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो मैक्सिमम कहां तक चेक करेंगे। आप कहेंगे सर ये किसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास है, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है यहाँ पे 324, जो कि होता है 18 का स्क्वायर, है ना। 18 इंटू 18। अगर मेरे को यहाँ पे इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे जाना है तो आप कहेंगे सर एक नंबर को तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों नंबर मेरे 18 से बड़े हो जाएं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये 324 से बड़ा चला जाएगा। तो एक वैल्यू तो होगी मेरी 18 से छोटी और एक वैल्यू होगी मेरी 18 से बड़ी, उनका प्रोडक्ट ही ये आ सकता है। तो अगर मैं y की बात करूं तो y कोई भी मान लेगा लेकिन 18 से छोटा लेगा, जो भी प्राइम नंबर होगा वो 18 से छोटा होगा y का। अब 18 से छोटे जो भी प्राइम नंबर एक एक करके चेक कर लो। देखो इवन नहीं है तो 2 नहीं हो सकता, 3 से सम ऑफ डिजिट कर लूंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास 9 और 4 13, 13 3 का से नहीं होगा, फिर 9 भी कट गया हमारे पास, यूनिट डिजिट 5 से नहीं कट रही तो 5 भी नहीं हो सकता। 7 से आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे 7 चौक 28 और फिर मेरे पास बचेगा 39, 7 से भी नहीं कट रहा। अब बारी आई 11 की, 11 से काटूंगा 2 जा 22 और यहाँ पे मेरे पास 99, 29 टाइम्स जा रहा है 11 इंटू 29। ठीक है, तो मुझे वैल्यू मिल गई कि भाई ये तो 11 होगा और ये मेरे पास 29 होगा। एक तरीका तो हमारे पास ये हो सकता है जो कि हमेशा आपका काम करेगा ही करेगा। तो आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली और अपना क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं कि 11 इंटू 29 आया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख सकते थे कि 9 और 3 12 माइनस 1 11, 11 से कट रहा है तो हो गया। अब देखो ये वैल्यूज मिल गई, तो आपको क्या बताना है 2x माइनस 3y। तो 2 इंटू में 29 माइनस 3 इंटू में 11, 58
-5y है, सॉरी। अब यूनिट डिजिट से कर लो, 2 9 जाए 8 -5 3, यही आएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था भाई, मैंने ना हमेशा आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि भाई देख लिया करो, जैसे 319 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 324 क्या 18 का स्क्वायर, इससे कितना कम है 5 है, तो 18 स्क्वायर -5। अब ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा, तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकता। इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे जाओ, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 19 स्क्वायर में से कितना घटाना पड़ेगा, 361 में से घटाने के लिए 42, 42 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी छोड़ दो। इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, फिर आएगा मेरे पास 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 400, 400 में कितना घटाना पड़ेगा 81, तो ये वाली वैल्यू आएगी 81 क्या होता है 9 स्क्वायर, बात बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 20 प्लस 9 29, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11, 29 और 11 ये दो वैल्यू यही है, हो गया काम हमारा खत्म। चलिए अगला सवाल हमारे पास कहता है, मेरे पास दो अलॉयज हैं गोल्ड और कॉपर के ए और बी, ये गोल्ड हो गया ये कॉपर हो गया, इसमें इन दोनों को का रेशियो दे रखा है गोल्ड और कॉपर का 7:2 और यहां पे 7:11। इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी को मिक्स किया और एक तीसरा एलॉय बना दिया, दैट इज एलॉय सी। तो हमें बताना है कि अगर उसके अंदर कॉपर 10 किलो है तो गोल्ड कितना होगा। ठीक है, इसका मान निकालना है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो इनकी इक्वल क्वांटिटी को मिलाना है। यहां पे इसकी क्वांटिटी 9, 7 + 2 9 हो गया, यहां पे इसकी क्वांटिटी 7 + 11 18 हो गया। क्या रेशियो इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि इक्वल क्वांटिटी मिलानी है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 18, इसमें 1 से गुना और इसमें 2 से करना पड़ेगा, तो इसका 2 वाला दिखा देते हैं, तो इनटू में 2, तो यहाँ पे भी पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वल क्वांटिटी हो गई। अगर हम मिलाएंगे अब तो गोल्ड कितना बनेगा टोटल में, इसमें आप कहेंगे सर 7 दूनी 14 प्लस 7 21, इसमें कितना बनेगा 2 दूनी 4 कॉपर, 4 प्लस 11 ये हो जाएगा 15। इनका रेशियो आ गया इतना 21:15। आगे फर्दर स्प्लिट कर दूंगा, 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 7:5, इस रेशियो में मिलाया जाएगा। गोल्ड कॉपर कितना है 10 किलो, 5 × 2 10 हो रहा है, तो गोल्ड कितना होगा 7 × 2 14। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन को करने का तरीका, और दूसरा तरीका क्या था, क्या इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम ऑप्शन से ही कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आप देखेंगे यहां पे दोनों केसेस में ना मेरे पास क्या है, जो मेरे पास गोल्ड का रेशियो दे रखा है ना वो यहां पे 7:7 का मल्टीपल है, ये भी गोल्ड क्या है 7:7 का मल्टीपल। तो मेरे पास जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो जो गोल्ड का रेशियो बनेगा वो अगेन मेरा क्या बनेगा, क्या वो 7 का मल्टीपल बनेगा। अगर 7 का मल्टीपल बनेगा और यहाँ पे हमारे पास जो ये 10 किलो दे रखा था इसका वो, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। एक वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है कि इन दोनों का सम करके 7 कॉमन आ जाए और कट जाए, वो अलग चीज होगी, लेकिन थोड़े से चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर मैं चांस के स्पेसिफिक खेलूं तो जो आंसर होगा वो 14 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही था, ऑप्शन नंबर 3, तो इसके आंसर के सही होने के चांसेस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा थे। एक केस ऐसा जरूर बन सकता है कि भाई ये 7 का मल्टीपल आया और जब मैं इसको और इसको सम कर रहा हूं तो वो भी 7 का मल्टीपल बन जाए, तो उस केस में 7 हट भी सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा रहेंगे कि भाई 7 का मल्टीपल हमारा आंसर आए। क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल परसेंटेज का सवाल है। क्वेश्चन में कहता है रवि ने 50% ज्यादा अर्न करता है अजय से। तो भाई रवि हो गया अजय हो गया, 50% होता है 1/2, तो ये 2 अर्न करेगा, तो रवि 1 और ज्यादा तो ये 3 अर्न करेगा। आगे कहता है अजय 30% लेस अर्न करता है मधान से, तो मधान 30% होता है 3/10, तो ये 10 करेगा, तो इससे 3 कम ये 7 अर्न करेगा। हमें बताना है रवि कितना पैसा ज्यादा अर्न करता है मधान से। तो इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, इनका कंबाइंड अगर रेशियो बनाए, देखो यहाँ पे ये अजय 2 रेशियो है, यहाँ पे 7 रेशियो है, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा 14। तो इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इस वाले में 7 से मल्टीप्लाई और इस वाले में किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो रेशियो मेंटेन हो गया। तो अभी रवि कितना हो गया मेरा 21 और मधान कितना हो गया 20। कितना ज्यादा हो गया रवि? 1 ज्यादा हो गया मधान से। तो कितने परसेंट ज्यादा हो गया? 1/20 आपको पता है 5% होता है, या 1/20 इंटू में 100% कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 5%। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला सवाल हमारे पास, एलसीएम बता दो इसका क्या होगा। ठीक है, तो 3 वैल्यू दे रखे हैं, तो पहले सिंप्लीफाई भी कर रखा है। तो 2 की मैक्सिमम पावर किस में जा रही है? इन तीनों में। 2 की पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर 3 जा रही है यहाँ पे, तो 3 की पावर 3। 5 की मैक्सिमम पावर 3 जा रही है। 7 की मैक्सिमम पावर 4 जा रही है। फिर 11 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन 11 यहाँ पे है, तो 11 की पावर 1। ये इनका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। कौन से ऑप्शन में भाई? 11 दिखी 2 ऑप्शन में रहा है, तो इन दोनों में से होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, यही आंसर जाएगा। ठीक है, इजी वन। क्वेश्चन में कहता है एक सर्कल के रेडियस को अगर 15% रिड्यूस कर दें तो एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सर्कल है, रेडियस है, एरिया क्या होता है इसका? पाई इंटू में आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है मेरा एरिया, पाई तो कांस्टेंट है। तो मेरे पास रेडियस को हम क्या कर रहे हैं? 15% डिक्रीज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं इस केस में? हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर कोई चीज को 2 बार रिड्यूस करना है हमें 15% से, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला बनेगा मेरे पास -15 प्लस में -15 इंटू में -15 डिवाइडेड बाय 100। ये वाली फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास? माइनस का 30 और यहाँ पे प्लस का 225 डिवाइडेड बाय 100 2.25। तो ये वाली वैल्यू आएगी माइनस का 27.75%। तो इतना परसेंट मेरा क्या होगा? एरिया रिड्यूस हो जाएगा। दूसरे तरीके से करना चाहते थे तो आप कहेंगे सर एरिया न्यू डिवाइडेड बाय एरिया ओल्ड, तो ये पाई। अब मैं मान लेता हूं पाई इधर भी आएगा, ये R1 बाय आर ओल्ड का होल स्क्वायर यही बन जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 20% कम हुआ। तो पहले 20 था तो मैं कह सकता हूं कितना रह गया? 17 रह गया, है ना। इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसकी स्क्वायर है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 400 और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 289 आ गई। कितना रिड्यूस हो गया? 111 रिड्यूस हो गया। कितने पे? 400 पे। अगर 100 पे करना होता तो कितना रिड्यूस होता? आप कहते हैं सर 4 से डिवाइड कर देंगे इसे 100 बनाने के लिए, और इसे भी अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 जा 7 जा 0.75%। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, वरना इफेक्टिव वाला फॉर्मूला बेस्ट है। कहता है cos x प्लस वाई 1/2 है, sin x माइनस वाई 0 है। तो आप बता दो अगर x और y पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो सकता है, तो x और y का मान क्या है? आप ये बताओ। x और y एक्यूट एंगल्स हैं, ये हमें दे रखा है, तो दोनों 0 से 90 के बीच में होंगे। कोस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव चला जाता है। तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई भी मेरा क्या होगा? 90 या 90 से छोटा होगा, क्योंकि देखो एक्यूट एंगल है तो मैं मान सकता हूं x 89 हो सकता है मैक्सिमम, y भी 89 कुछ जा सकता है। तो सम इनका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा अगर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू होंगी। और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो मेरे को समझ में आया कि x प्लस वाई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और कोस की कौन सी वैल्यू रखें कि 1/2 हो जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में? आप कहेंगे सर कोस 60 डिग्री होता है 1/2। तो इसका मतलब मेरे पास 60 क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। ये निकल के आया हमारे पास। ठीक है, साइन x माइनस वाई 0 के बराबर है। अगर दोनों एक्यूट एंगल है तो साइन 0 कब होता है? साइन 0 डिग्री पे ही होता है। तो मेरे पास x माइनस वाई किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। सम कर लेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, तो x भी 30 हो गया और y भी 30 हो गया। अगला सवाल हमारे पास अच्छा सवाल है। कहता है कि हम एक आदमी के पास कुछ एप्पल्स रहे होंगे, मैंने मान लिया n है। इसमें से इसने 1/3 एप्पल पहले कस्टमर को दे दिए, बचे हुए में से 1/2 दूसरे कस्टमर को, फिर बचे हुए में से 1/3 प्लस 5 तीसरे कस्टमर को। अब उसके पास 3 एप्पल बचे हैं, तो हमें बताना है कि इनिशियली कितने थे। कैसे करते हैं ये सवाल, ये समझ लो बस कि मैंने मान लिया उसके पास n एप्पल्स हैं, ठीक है,
उसने 1/3 पहले कस्टमर को दे दिया, तो उसके पास कितने बचेंगे? आप कहेंगे सर टोटल में से 1/n में से 1/3n घटाऊंगा तो आप कहेंगे सर 2/3n बचेगा, तो मैंने कहा इसका 2/3। उसके पास कितने एप्पल्स बचे? पहले कस्टमर को देने के बाद कितने एप्पल्स बचे? अब कहता है कि इसके आधे इसने सेकंड कस्टमर को दे दिया, आधे दे दिए, तो अब इसके कितने बचेंगे? इसके आधे बचेंगे। तो सेकंड कस्टमर्स को देने के बाद उसके पास इतने एप्पल्स बचे। अब कहता है कि जो बचे हुए हैं इसका 1/3 उसने दूसरे कस्टमर को दे दिया, तीसरे कस्टमर को दे दिया, और 5 और दिए। तो मैं कहूंगा यहाँ पे इसका 1/3 दे दिया। मान लो पहले जब 1/3 दे रहा है तो कितने रह गए होंगे इसके बाद? इसके भी 2/3 एप्पल्स रह गए अब इसके पास, है ना। अब उसने 5 और दे दिए थर्ड कस्टमर को, तो इसमें से मेरे को क्या घटाना पड़ेगा? 5 और घटाने पड़ेंगे। तो मेरे पास वो बचे। अब उसके पास कितने एप्पल्स है? और उसके पास है अब 3 एप्पल्स। ठीक है, तो अगर ये -5 को मैं उधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं 3 + 5, या आप ये कह सकते थे कि भाई ये 5 एप्पल नहीं देते, तो उसके पास कितने एप्पल्स बचते? 8 एप्पल्स बचते। ये मेरा पूरा फ्लो है, आपको n का मान बताना है। सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। भाई 5 और 3 तो होता है 8, 2 और 2 4 से कटेंगे 8 को, तो बचेगा 2। अब इसे 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, n का मान कितना आ गया? 36 आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, लास्ट के सवाल अच्छे हैं सारे, ठीक है, स्टार्टिंग के इजी थे। क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी पॉइंट P पे खड़ा है और एक टॉवर को देख रहा है जो कि S पॉइंट से हम मार्क करते हैं। तो चलो मैंने जमीन बना ली, इसके ऊपर एक टावर बना लेते हैं, एक आदमी को बना लेते हैं जो हमारे पास जमीन पे P पॉइंट से देख रहा है। इस पॉइंट को कह रहे हैं S है, और आगे हमसे ये कह रहा है कि यहां से ये इसे ऐसे देख रहा है, तो कुछ एंगल बना रहा होगा, अभी कुछ दे नहीं रखा इसके बारे में। अगर ये यहां से 40√3 मीटर चल ले तो वो पॉइंट Q पे पहुंच जाता है, फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रहा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब यहां से लेके यहां तक का, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। हमें बताना है S का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट P से क्या होगा अगर टावर की हाइट कितनी है? 60 मीटर दे रखी है। कैसे सोल्व करेंगे? देखो सीधा सा तरीका होता है सोल्व करने का। आप कहेंगे सर यहाँ पे चलो सबसे छोटे वाले ट्राइंगल से हम शुरुआत करते हैं। छोटा ट्राइंगल है ये, इसके अंदर एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री केस में क्या होता है? हम कहते हैं ये वाली साइड अगर 1 है तो ये √3 रेशियो होगी, है ना। तो अगर √3 रेशियो इसके बराबर तो 1 रेशियो, √3 से डिवाइड करूंगा इसे, तो मेरे पास यहाँ पे 60/√3, तो ये 20√3 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अच्छा अब देखो 20√3 40√3, तो ये पूरा कितना बन गया यहां से लेके यहां तक? ये बन गया मेरे पास 60√3। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे ये 60√3 इस पूरे बड़े ट्राइंगल के अंदर, तो मेरे पास ये कब होता है? अब 1/√3। मेरे पास जो फिगर बन रही है ये 1 रेशियो आ गया 60 को, और ये √3 रेशियो आ गया। कब होता है? जब ये एंगल 30 डिग्री होता है। या तो आप tan थीटा वाला लगा दो कि 1/√3 tan थीटा परपेंडिकुलर उनमें बेस कब आएगा? जब एंगल 30 डिग्री का होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। अच्छा, जो क्वेश्चंस बनाने वाला ये प्रीवियस ईयर पेपर था पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया मैथ्स का। एग्जामिनर ने कितना बड़ा बेकार सा सब क्वेश्चन बनाया था कि इसमें क्या क्या चीजें हम इग्नोर कर सकते थे। भाई ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये तो इससे छोटा होगा, पीछे जा रहा है, छोटा दिख रहा है आपको। तो भाई 60 डिग्री ये है तो ये तो 60 डिग्री नहीं हो सकता, तो कट गया। 60 डिग्री से बड़ा भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगला सवाल कहता है दो एंगल ए और बी का सम एक ट्राइंगल के अंदर इसके थर्ड एंगल के बराबर है, तो आप तीसरा एंगल बता दो क्या होगा। भाई ए और बी एंगल, तीसरे एंगल को मैं मान लेता हूं सी, इन दोनों का सम भी क्या हो गया? सी। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है एक ट्राइंगल के अंदर? 180 डिग्री। हमें बताना है थर्ड एंगल, इसका ही मान बताना है। तो 2c किसके बराबर हो गया? 180 के। तो c किसके बराबर? 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, अगला सवाल हमारे पास कहता है एक पोल के 1/10 को रेड, 1/20 को व्हाइट, 1/30 को ब्लू, 1/40 को ब्लैक
इस तरीके से, और बचे हुए को ग्रीन पेंट कर दिया। ग्रीन पोर्शन का अगर हमारे पास जो लेंथ है वो 4.75 है, तो आप बता दो लेंथ ऑफ पोल क्या रहेगा। अब देखो मेरे पास पोल है, पहले इसका मैं 1/10 पोर्शन कर रहा हूं कुछ कलर, फिर इसका मैं 1/20 पोर्शन कुछ कलर कर रहा हूं, फिर 1/30 पोर्शन कुछ कलर कर रहा हूं, और बचे हुए पोर्शन को ग्रीन कलर रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से चीजें दे रखी हैं। तो आपको ये भी समझ में आ रहा है यार कि जो ग्रीन पोर्शन है वही सबसे बड़ी वैल्यू रही होगी यहाँ पे। बाकी सारा तो देखो 1/20, अगर मैं देखो आपको थोड़ा दिमाग लगा के कराऊं, वैसे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते हैं, बेसिक से भी मैं बताऊंगा। 1/10 कितना होता है 0.1, 1/20 क्या होता है 0.05, और ये वाली 1/30 क्या होता है मेरे पास, और फिर 1/40 भी है। 1/30 क्या हो जाएगा 0.033, और 1/40 करूंगा तो मेरे पास 0.025 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन सब का अगर मैं सम भी कर लूं तो क्या ये मेरे पास 0.15183, और ये जी मेरे पास लगभग 0.2 के आसपास जा रहा है, ये वाला रीजन है ना। और रिमेनिंग है ग्रीन, तो ग्रीन कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 0.8। 0.8 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 4.75 को। तो आप बताओ भाई 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 0.8 होता है 4/5, या फिर आप कह सकते हैं ये 80% होता है। 0.8 क्या हो गया 80% इसके बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो सकता है। क्या ये कभी भी 10 इसका डबल हो गया तो 160% हो जाएगा। 8 इसके लगभग डबल से थोड़ा सा कम जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 12 तो डबल से भी ज्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता, तो 6 ही आंसर हो सकता है। ये मैंने एक लॉजिकल सोचने का तरीका बताया कि अगर आप कैलकुलेशन ना करना चाहें बिल्कुल भी, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि भाई मैंने देख लिया इतना इतना जा रहा है, ऑप्शन की मदद से आ गया आंसर। लेकिन ये एग्जाम टाइम में स्ट्राइक नहीं करेगा तरीका, तो बेसिक से भी सीख लो कि इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बेसिक से हम क्या कर लेते हैं, जब भी यहाँ पे रेशियो वगैरह ऐसा दे रखा होता है ना 1/10 20 30 40 ऐसा कुछ, तो भाई एलसीएम ले लो 10 20 30 40। क्यों एलसीएम ले रहा हूं, जिससे कि मैं कैलकुलेशन मेरी बच जाए थोड़ी। इनका एलसीएम 120 आ जाएगा, आप समझ रहे हो। तो मैं लेंथ को मान लेता हूं, यार मेरी लेंथ है 120x, ठीक है। तो पहले हमने रेड कितना कर दिया 1/10, इसका 1/10 करूंगा तो 12x रेड हो गया। फिर व्हाइट कितना कर दिया 1/20, तो 6x हमने व्हाइट कर दिया। फिर 1/30 करूंगा तो 4x ये कर दिया। फिर 1/40 करूंगा तो 3x, ये चारों कलर। रिमेनिंग कितना बचा ग्रीन, वो कितना है 4.75। इन सब का सम करके वैल्यू कितनी बची 120x, ठीक है। और यहां से इन सब का अगर हम सम करते हैं 16 22 और 3 25, इसमें घटा देंगे तो 95। 4.75 किसके बराबर आ गया 95x के बराबर आ गया। हमें मान बताना है 120x का क्या होगा, हमसे लेंथ पूछी गई है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई पॉइंट हटा दिया तो मेरे पास यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगी। आप देखेंगे 95 से पूरा 5 टाइम्स जा रहा है तो ये हो गया 5, ठीक है। 5/100 हो गया। 120x करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा 120 से मल्टीप्लाई, 120 इंटू में 5 600 डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू क्या 6 आ जाएगी मेरे पास। क्लियर, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये तरीका है इसको इस तरह के क्वेश्चंस का, अगर मुश्किल जा रहा है या क्लोज ऑप्शंस होते तो हम ऐसे करते हैं। एक बढ़िया सवाल जो पूछा गया एक्चुअली में पेपर में, जब तक का जो सारे सवालों में सबसे बढ़िया सवाल यही था। और ये भी जिस बच्चे ने मेरे से ज्योमेट्री भी पढ़ रखा ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं भी पढ़ रखा, तो भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो आप। देखो क्वेश्चन में कहता है कि n नंबर ऑफ पर्संस ना एक सर्कल के सरकमफ्रेंस की तरफ खड़े होते हैं। तो मैंने कहा ये सर्कल बना लिया, इसमें n लोग हैं, तो ऐसे करके कुछ लोग खड़े रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्संस को हमने क्या मान लिया, चलो n लोग हैं। जो भी पेयर ऑफ पर्संस बनेंगे, ठीक है, मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, P4 है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ चल रहा होगा, ठीक है। P5 ऐसे ही उल्टे रैंडमली नाम ले रहा हूं मैं, P6, चलो टोटल नंबर ऑफ पर्संस है। तो हर एक पर्सन क्या करेगा, एक को छोड़ के, जो अपने नियरेस्ट 2 पर्सन ने छोड़ के बाकी के साथ पेयर बनाएगा
और 1-2 मिनट का गाना गाएगा। तो जो पर्सन 1 है इसके साथ भी गाना गाएगा, इसके साथ भी पेयर बनाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, कुछ इस तरीके से ये गाएगा। फिर ऐसे पेयर 2 को उठाएंगे, पर्सन 2 को उठाएंगे, ये किस किस साथ गाना गा सकता है, ये इसके साथ गाएगा, इसके साथ, कुछ इस तरीके से चीजें चलेंगी। सॉरी, अपने नियरेस्ट वाले को नहीं लेना, हाँ ठीक है, सही बनाया था। तो इस तरीके से गाने गाएंगे और हर एक पर्सन 2 मिनट का गाना गाएगा, मतलब हर एक पेयर। टोटल जो टाइम लगा इस तरीके से सिंगिंग करने में वो 40 मिनट्स लगी। तो हमें बताना है n का मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो आप कहेंगे सर एक पेयर 2 मिनट का गाना, टोटल 40 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल कितने पेयर्स बने होंगे? नंबर ऑफ पेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 पेयर्स बने होंगे मेरे पास। और किस तरीके से अरेंज करें, कितने नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे कि हमारे पास 20 पेयर्स बने, हमें यही बताना है। जब भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट में हम ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं तो हमें क्या चाहिए, टोटल जितने भी लोग हैं, ठीक है, n लोग हैं। एक पेयर बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। तो मैंने कहा NC2, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं कि अगर 2-2 के पेयर बनाने हैं, n लोग हैं मेरे पास अवेलेबल, तो कितने पेयर बनेंगे? NC2 पेयर बनेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है भाई, जो ये वाला पर्सन है ना अपने बराबर वालों के साथ नहीं पेयर बना सकता। ऐसे जो ये वाला पर्सन है P2, ये इसके साथ नहीं बना सकता और इसके साथ नहीं बना सकता। इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो कितने पेयर्स हमें हटाने पड़ेंगे? आप कहेंगे सर इन सबको क्या करो, देख लो कौन कौन से भाई आपस में पेयर नहीं बना सकते। तो मेरे पास जो टोटल सम बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, इन सबको अगर मैं जोड़ता चला जाऊं। और कितने लोग हैं मेरे पास यहाँ पे? अगर n लोग हैं तो क्या n ही मेरे पास ऐसे केसेस होंगे जो आपस में पेयर नहीं बना पाएंगे, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे माइनस में n करना पड़ेगा। आप काउंट करके देख लो, वरना मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो 3 लोग हैं मेरे पास, 1 2 3, कितने? तो उस केस में ये 4 ले लेता हूं सो डेट कंफ्यूजन ना हो। तो कितने पेयर्स नहीं बन पाएंगे? ये इसके साथ, ये इसके साथ पेयर नहीं बना पाएगा, ये इसके साथ नहीं बना पाएगा, ये इसके साथ नहीं बना पाएगा। 4 पॉइंट्स हैं तो 4 ही मेरे पास क्या बनेंगी, ये 4 वर्टिसेस कनेक्ट करेंगे। तो कितने नहीं बनेंगे पेयर्स में? 4 नहीं बनेंगे। कितने बन जाएंगे? आप कहेंगे सर 4C2 में से 4 को घटा दो। तो मेरे पास 4C2 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय 4। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 माइनस 4, ये वाली वैल्यू आएगी 6 माइनस 4 डेट इज 2। टोटल 2 ही पेयर बनेंगे। और वो पेयर कौन से होंगे अगर मैं 4 लोगों में दिखाऊं आपको? तो आप कहेंगे सर ये 4 लोग आपने दिखाए, ये इसके साथ नहीं गा सकता, इसके साथ नहीं गा सकता, ये इसके साथ ही गा सकता है। इसी तरीके से एक तो मेरे पास ये बन गया और ये इसके साथ ही गा पाएगा, इन दोनों के साथ नहीं गा पाएगा। तो 2 ही पेयर बने ना मेरे पास। ऐसे होता है। इसी तरीके से मैंने कहा NC2 माइनस n बनेगा मेरे पास। और इसे सिंप्लीफाई करके मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। फॉर्मूला बनता है मेरे पास यहाँ पे, NC2 क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस में n। और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे तो n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल है अलग और 2 है। और यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस में n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 कट जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे ये n इंटू n माइनस 2 इंटू में यहां पे माइनस का 2n करना पड़ेगा। तो मेरे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई में यहां पे कर देता हूं। तो ये वाली वैल्यू बचेगी मेरे पास n इंटू में n माइनस 1 माइनस में 2n डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2। और ये वाली वैल्यू देखो n स्क्वायर माइनस n और माइनस 2n, तो माइनस का 3n हो जाएगा। n को कॉमन करूंगा तो ये मेरे पास n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 ये बचेगा। तो इतने मेरे पास वो होंगे पेयर्स। तो 20 किसके बराबर हो जाएगा? n इंटू में n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला देखिए कुछ याद आया कि ज्योमेट्री में कहां पे पढ़ा था हमने? तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n इंटू में n माइनस 3 ये किसके बराबर? 40 के बराबर। अब देखो ऑप्शन की मदद ले लो यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या हो सकता है n का मान? 8 6 5 और 7। या तो आप 40 को फैक्टर्स में स्प्लिट कर लो, इस तरीके से 2 फैक्टर में बांटो इसे कि डिफरेंस 3 का हो, तो आपको दिख जाएगा यार 8 इंटू 5 होता है, इनका डिफरेंस 3 और प्रोडक्ट ये है। तो n का मान 8 और ये आ जाएगा 3, वरना 5, वरना ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हो। तो 8 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि 8 लोग थे। अब मैं इसे कौन से फॉर्मूले से रिलेट करा रहा था, अब ध्यान दो फटाफट से
कि ये सब करने की कहानी की जरूरत नहीं थी, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो पढ़ाया ही है, मैंने आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ाया है, ठीक है। क्या हमने ज्योमेट्री में पॉलीगन पढ़ा था? अगर मैं एक पॉलीगन बना लेता हूं, ठीक है, मेरे पास एक पॉलीगन क्या होता है जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉलीगन यहां पे बनाता हूं, एक सर्कुलर फॉर्म में डाल दिया फिलहाल मैंने, जिसमें कुछ साइड्स 1 2 3 4 5 साइड का मैंने पॉलीगन बनाया। पॉलीगन के डायगोनल्स क्या कहलाते हैं? आप कहते हैं पॉलीगन का डायगोनल वो कहलाता है, अगर मैं A B C D E बोलूं तो इसके कितने डायगोनल होंगे। अगर मुझे इसका डायगोनल निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, नियरेस्ट वर्टेक्स को छोड़ के उसके बाद की वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। तो कौन कौन से होंगे, जैसे एक इसका डायगोनल ये होगा, ए से, बी नहीं लेना, ई नहीं लेना, एक वर्टेक्स ये होगा, है ना। ऐसे ई से देखूंगा मैं तो ये होगा और एक ये डायगोनल होगा मेरे पास। फिर डी से देखूंगा तो ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, तो डी से ए ऑलरेडी जा रखा है और एक ही आ जाएगा, ठीक है। फिर सी से देखेंगे, ये दोनों छोड़ दिया, बाकी दोनों से मिल गया। बी से देखेंगे, बाकी दोनों से मिल गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बने मेरे पास? ये पेंटागन फिगर बनाई थी हमने, कहा था यहाँ पे बने कितने, 1 2 3, ये जाएगा 4, ये वाला काउंट हो चुका ऑलरेडी, ये हो गया 5, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, सारे काउंट हो गए। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बने इस केस में मेरे पास? 5 बने। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए n इंटू में n - 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहाँ पे कितनी साइड्स थी मेरे पास या कितनी वर्टेक्स थी, या नंबर ऑफ लोगों को बैठा दो कि बराबर वाले के साथ नहीं गाना, एक छोड़ के एक को गाना है। तो आप कहेंगे सर ये 5 है, तो कितने डायगोनल्स बनेंगे? n को 5 रख दिया तो 5 इंटू में 5 - 3 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 5। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन वो कितना होता है, n इंटू में n - 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या यहाँ पे वही तो फॉर्मूला लगा, ये वही तो पूरी कंडीशन बन रही है, सेम कंसेप्ट है। ये सब निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, एग्जामिनर रिलेट करके घुमा के क्वेश्चन को पूछेगा। अगला सवाल कहता है कि भाई एक क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया बता दो, अगर इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इतनी है। तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? ये होता है ट्वाइस इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। हालांकि हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस तरीके से नहीं देखता मैं इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को देखता हूं कि किस तरीके से आसान बनाया जा सके मेरी कैलकुलेशन। आप देखेंगे यार लेंथ और ब्रेथ का सम कितना बन रहा है, ये 14 + 16 कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। तो इससे कैलकुलेशन आसान हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे हाइट को कॉमन ले लूं तो मैं कह सकता हूँ HB प्लस L हो गया, और यहाँ पे LB, तो ट्वाइस इंटू में LB, 16 इंटू में 14, 15 स्क्वायर माइनस 1, 224 आ जाएगा। फिर हाइट को कॉमन ले लिया 7, और B प्लस L कितना हो गया 30। इस तरीके से देख सकते हैं, नहीं देख सकते? थोड़ी बच गई। यूनिट डिजिट से करना चाहो तो देख सकते हो आप, 0 आ गया, 4 2 8 आएगी यूनिट डिजिट, इसमें है, इसमें है, तो कर ही लेते हैं। 210 और ये हो गया 434 इंटू में, ये हो गया मेरे पास 868, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। आखिरी सवाल हमारे पास हायर ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन नहीं पढ़ रखा हायर ट्रिग्नोमेट्री तो भी कर सकते हैं। जैसे कहता है कि sin A प्लस sin B x के बराबर है, cos A प्लस cos B y के बराबर है, तो cos A माइनस B का मान बता दो। पहले बेसिक से बता देता हूं, फिर डायरेक्ट तरीका बता देता हूं, है ना। तो भाई cos A माइनस B का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो होता है मेरे पास cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें ये चीज भी समझ में आ रही है भाई sin A प्लस B x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर दे रखे हैं, तो भाई इनका तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अगर स्क्वायर करना पड़ेगा तो स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस 2 साइन A साइन B यही बनेगा, और ये हो गया x स्क्वायर। ऐसे इसका भी स्क्वायर करूंगा, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, वही फॉर्मूला लगेगा, cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस 2 cos A cos B, और ये किसके बराबर हो गया, ये मेरा y स्क्वायर के बराबर हो गया, है ना। अब यहाँ पे आगे क्या चाहिए हमें, साइन A साइन B cos A cos B कब मिलेगा, जब इन दोनों को सम करूंगा मैं। तो इन दोनों को सम करा तो ये साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, साइन cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B आइडेंटिटी होती है। तो 2 प्लस ये 2 को कॉमन ले लूंगा, साइन A साइन B प्लस cos A cos B बनेगा। तो जो मुझे चाहिए डिजायर रिजल्ट को फिलहाल मैं x मान लेता हूं, ये मेरे को चाहिए, और ये किसके बराबर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर आ गया।
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, और ये 2 नीचे आ जाएगा, और ये मेरे पास जो डिजायर रिजल्ट है वो आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सबको समझ आया ये बेसिक तरीका? अगर मैं इसी को डायरेक्ट करना चाहूँ, आप कहें सर यार मेरे ने हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, मेरे को नहीं पता cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप करके बताओ कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत बच्चे हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ के जाते, लेकिन वैल्यू पुटिंग तो सब पढ़ के जाते हैं ना, तो वैल्यू पुटिंग से कर लो। मेरे पास क्या है भाई, कितनी इक्वेशन, कितने वेरिएबल, यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो गई। कितने वेरिएबल हो गए, ए बी एक्स और वाई, 4 वेरिएबल हो गए। तो जितने वेरिएबल्स हैं उसमें से नंबर ऑफ इक्वेशन को घटाऊं, 4 - 2 मतलब 2 वेरिएबल्स। अपनी मर्जी से इनका मान कुछ भी रख सकते हैं, तो एक्स और वाई या ए और बी किसका मान रखें, ए और बी का रखेंगे। आप कहेंगे सर सिंपलर रहेगा, एक्स और वाई की फॉर्म में तो वैसे भी चाहिए। तो मैं एक काम कर देता हूं भाई, एक्स को, ए को क्या कर देते हैं, चलो ए को कर देते हैं 0 और बी को भी कर देते हैं 0। ए और बी को 0 करते ही मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर x का मान बन जाएगा मेरे पास 0 + 0, इस केस में x हो गया 0, और मेरे पास यहाँ पे 0 करते ही 1 + 1 y हो गया मेरे पास कितना, 2। cos a - b, cos 0 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है, तो मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहिए अब चाहिए 1। पुट कर दो यहाँ पे, x को 0 y को 2, x को 0 y को 2 करा तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया मेरे पास 2/2 डेट इज 1। ये आंसर हो सकता है। इसमें रखूंगा तो 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 3, ये नहीं हो सकता। ये आंसर करेंगे तो x है मेरे पास 0, y है मेरे पास 2, तो ये -4 - 2 -6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया -3, ये भी नहीं हो सकता। ये वाला कर लो, ये 0 हो गया, -4 + 2, ये हो गया -6 वो -2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया -1, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, ये। ऐसा हो सकता था कि 4 में से 2 ऑप्शन मैच कर जाते तो फिर आपको अलग वैल्यूज पे ट्राई करना पड़ता, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, एक बार की में आंसर मिल गया और काम खत्म हो गया। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, चीजों में मजा आया होगा। अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, लाइव टेस्ट देते रहिए। हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको एनटीपीसी के लाइव टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि मैं आगे भी आपको सॉल्यूशंस मैथ्स के इस तरीके से कराता रहूं, ठीक है। अदरवाइज मॉक्स आपको मिलेंगे, वहां पे सॉल्यूशन लिखा होता है, उसी सॉल्यूशन से आपको काम चलाना पड़ेगा। इफ वी डोंट गेट द एडुकेटेड रिस्पॉन्स, बाकी लोगों में शेयर करिए। थैंक यू। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट पर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।